हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस सीरीज में, जिसका नाम हमने रखा है प्रयास एक कोशिश। प्रयास की क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM मिलती है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। The people who are targeting your ICAR exam with any plant sciences subject, or they are interested in any of the plant sciences subject, can join these classes. So guys, आज ये कोड देखकर ही समझ आ रहा होगा कि हमारा टॉपिक फर्दर क्या होने वाला है। जी हाँ, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज विच वर रिलेटेड टू न्यूमेरिक्स, यानी कि नंबर से रिलेटेड। कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्रोमोसोम, या कुछ क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अगर हमारे जीनोम में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ना आ रहा है, ना जा रहा है, जो ऑलरेडी क्रोमोसोम्स है उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, कुछ डिलीशंस, कुछ एडिशंस हो रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले एक कोड से शुरुआत करते हैं। द ओनली एबनॉर्मेलिटी इज द इनकैपेसिटी टू लव। हम कहते हैं ये एबनॉर्मल है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, बट देयर योर्स एबनॉर्मल कैन बी द नॉर्मल फॉर समवन, राइट? तो किसी को हमें इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, प्रकृति इस तरीके से बनाई गई है, ह्यूमंस या एनिमल्स हम इस तरीके से बनाए गए कि हम एक दूसरे पर प्रेम बरसाएं, एक दूसरे को हेल्प करें हमेशा। वैसे आजकल की दुनिया में कमी देखने को मिलता है कि हम किसी को अच्छे से प्यार करें या ट्रीट करें या किसी की हेल्प करें। आजकल सब लोग अपनी अपनी रेस में भागे हुए हैं। रेस में तो हम सब भी भाग रहे हैं अपने ICAR की तैयारी के लिए, लेकिन उस रेस में हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। व्हाटएवर योर गोल इज, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाकर ही आगे चलेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इसी शुभ सुविचार के साथ। और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चैट बॉक्स में भी गिवन है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, यू विल बी एबल टू डाउनलोड। उसके बाद इसमें लॉगिन करके आपको एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। बस एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखो भाई, डांस वीडियोस या फैशन वीडियोस तो बहुत सारी हम पूरा दिन देखते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करें, पॉजिटिव चीज़ों पर भी फोकस करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। चलो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना किसी लेट होने के उससे। तो चलिए, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। व्हाट आर दीज डिलीशंस, इंसर्शंस? जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती है क्रोमोसोम्स में, कभी कभी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि मेरा क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है ना, अगर वो 47 या 45 हो जाता है, यानी कि नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसे न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज में काउंट करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज में आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं एज प्रीवियस। आज भी 46 हैं, कल भी 46 होंगे। देन व्हाट हैपेंस कि हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज को पढ़ना पड़ता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होना, है ना, उसकी लेंथ में चेंज होना, उसकी ब्रेड्थ में चेंज होना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज कहलाता है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज कई प्रकार की हो सकती हैं या कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि डिलीशन से हो सकती है, यानी कि कुछ पार्ट जो क्रोमोसोम का है वो डिलीट हो जाए, या डुप्लीकेशन हो सकता है, कोई पार्ट दोबारा से रिपीट हो गया है, या इन्वर्जन्स हो सकते हैं, घुमा फिरा कर चीज़ें कही जाती हैं कई बार, है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो घर जा रहा था, घर उसके द्वारा जाया जा रहा था, राइट? तो दीज आर नॉन एज इन्वर्जन, जब आप एक ही सीक्वेंस को उल्टा करके लगाते हैं।
राइट। एंड ट्रांसलोकेशन, किसी और क्रोमोसोम का पार्ट किसी और क्रोमोसोम में जाकर जुड़ रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ये सभी क्या है? ये सभी एबनॉर्मलिटीज हैं जो हमारे अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस को चेंज कर देती हैं, जिनके कारण कभी कभी क्या हो सकता है, हमें कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, नॉट ऑलवेज होगी, हो सकती है, राइट। तो इनको हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपके क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नींव है, वही डगमगा गई है, यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया है। चलो, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। डिलीशन क्या है, इंसर्शन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है। सो वी विल स्टार्ट विद चलिए, तो भाई हमारी पीपीटी कह रही है कि हम आपको ऐसे तो नहीं स्टार्ट करने देंगे, और हम कह रहे हैं हम भी जिद्दी है, हम तो स्टार्ट करके रहेंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद ट्रांसलोकेशन, है ना। ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? यानी कि एक क्रोमोसोम का पार्ट, जैसे ये क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम्स, एक ग्रे है एक येलो है। अगर ग्रे में कुछ येलो का पार्ट, ये वाला पार्ट जो है येलो का, ये यहाँ आकर जुड़ गया और ग्रे का कुछ पार्ट यहाँ आ गया है ना। सो ये ग्रे का जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन ये पार्ट कहीं और से आकर इसमें जुड़ गया है ना। तो किसी और क्रोमोसोम का टूटा हुआ पार्ट किसी और क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सीक्वेंस हमारी बॉडी में, हमारे सेल में पहले से थी, अभी भी है, लेकिन अब वो सीक्वेंस यहाँ से टूटकर यहाँ आ गई है, उसकी प्लेस चेंज हो गई है, राइट। तो वो क्या हो गई है, ट्रांसलोकेट हो गई है। कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जस्ट जो है उसका प्लेस चेंज हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 3 प्रकार की हो सकती है। इट कैन बी सिंपल वन, इट कैन बी द शिफ्ट, है ना, शिफ्ट यानी कि जो सीक्वेंस को शिफ्ट कर सकती है, और इट कैन बी द रेसिप्रोकल वन। इनको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होती है। गाइस, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपको एग्जाम में इस तरीके के देखने को मिलते हैं। आपको प्रॉपर डायग्राम से क्वेश्चन मिलते हैं, दिस इज द डायग्राम एंड इट इज ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एंड देयर यू गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट्स को समझने की हमें जरूरत है। नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि 3 प्रकार की है, सिंपल, शिफ्ट एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। सिंपल में क्या होने वाला है, सिंपली एक क्रोमोसोम में कहीं से कोई चीज ऐड हो रही है, ऐड भी क्या हो रही है, ट्रांसलोकेट हो रही है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्रोमोसोम है, राइट। एक क्रोमोसोम, एक ये है, 2 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। इस क्रोमोसोम में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ पार्ट, ये ए और बी, ये छोटा सा जो पार्ट है, ये यहाँ से टूटकर यहाँ पर जुड़ गया है ना, यहाँ से गायब हो गया। पहले ए और बी यहाँ था, यहाँ से गायब होकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, कि इसका लास्ट का कुछ भाग है, लास्ट की जो पूंछ है, उसका कुछ हिस्सा टूट करके दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ गया है। इसको हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि ये था तो इसका पार्ट, लेकिन अब ये इसका पार्ट बन गया है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। द नेक्स्ट इज, यहां पर देखिए, यहां पर सेम 2 क्रोमोसोम है जो हमारे पास यहां थे, बिल्कुल, लेकिन इसके जो टर्मिनल सीक्वेंस है अब वो नहीं टूट रही है ना। टर्मिनल सीक्वेंस टूटती है तो क्या होता है कि सीक्वेंस चेंज नहीं होता है ना। ये इसका जो सीक्वेंस है ये सिमिलर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 to 8 बिल्कुल सिमिलर है। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता, बस इसमें सीक्वेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस शिफ्ट होता है। क्यों शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कहीं बीच में जुड़ जाता है ना। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पार्ट देखिए, तो यहाँ पर 1 और 2 है ना, ये पार्ट, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट शिफ्ट, दिस इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी, है ना, बार्टर सिस्टम, राइट।
कुछ देना है तो कुछ लेना भी है। तो यहाँ पर जो ये 1 2 है और AB है ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकेट करना है, लिया है तो देना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये 1 2 जो इसका पार्ट है वो यहाँ चला गया है और AB जो इसका पार्ट है वो यहाँ चला गया है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं, दोनों सीक्वेंस आपस में बदल रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिवर्स ट्रांसलोकेशन, सॉरी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर अगेन एंड अगेन गिविंग यू द रॉन्ग वर्ड। इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ कमिंग टू द शिफ्ट वन, ठीक है। अब हम शिफ्ट पर आते हैं। तो शिफ्ट पर सीक्वेंस शिफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस जैसे देखिए आप MNOPQR, ठीक है, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ बीच में आकर जुड़ रही है, तो M और N तो है, बीच में ये सीक्वेंस आ गई है OPQR, तो इस OPQR को शिफ्ट होना पड़ा ताकि BC को जगह मिल सके, है ना। तो इसने क्या किया, बाकी की सीक्वेंस को पीछे धक्का मार दिया, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बीच में आके जुड़ा है। अगर ये यहाँ लास्ट में आके जुड़ता तो ये सीक्वेंस चेंज नहीं होती, सेम की सेम रहती, तो ये सिंपल हो जाता। लेकिन अगर बीच में आकर जुड़ रहा है जिसकी वजह से इसकी सीक्वेंस को शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो इसको शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारी ट्रांसलोकेशंस होती हैं। सिंपल, जहां एंड से पार्ट टूटा और दूसरे एंड पर जुड़ा। शिफ्ट, जहां पार्ट टूटा लेकिन वो कहीं बीच में आकर जुड़ा जिसकी वजह से सीक्वेंस को शिफ्ट होना पड़ा। एंड रेसिप्रोकल, जो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है कि यहाँ से ये अपना कुछ पार्ट दे रहा है तो उससे उतना ही पार्ट वापस ले रहा है, यानी कि एक सेगमेंट है जो चेंज हो गई है आपस में। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एज यूजुअल होमवर्क तो देना है। अब आप देख रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट यहाँ आकर जुड़ गया और इसका कुछ पार्ट यहाँ आकर जुड़ गया। क्या ये सिमिलर है क्रॉसिंग ओवर से? क्या क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? क्रॉसिंग ओवर में भी तो यही होता है, उस क्रोमेटिड का पार्ट जो है दूसरे में चला जाता है, दूसरे वाला पहले में आ जाता है, सेम फिनोमिना होता है। तो डिफरेंस क्या है ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में? ये है आपका क्वेश्चन, जिसका पहले तो आपको जवाब देना है। और अगर बाय चांस, वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, कोई जवाब नहीं देगा तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो एक और हमारे पास ये वर्ड आता है, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। अब ये क्या बोला है? सिंपल, शिफ्ट, रेसिप्रोकल तो मुश्किल से समझ आया था। सो दिस ट्रांसलोकेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसलोकेशन यू कैन से। तो इसमें एक जो क्रोमोसोम होता है वो बहुत छोटा बनता है, जो एक सेगमेंट बनती है वो बहुत छोटी बनती है, जो टाइम के साथ लॉस्ट हो जाती है, राइट। देखो जैसे कि ये क्रोमोसोम है, और अच्छा ये किस में होता है? ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में होता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में होता है। एक्रोसेंट्रिक यानी कि जिनकी जो सेंट्रोमेर है वो एंड की तरफ होती है ना, आई बनाते हैं, राइट। देखिए इसकी सेंट्रोमेर बिल्कुल एंड की तरफ है, यहाँ बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, इसकी सेंट्रोमेर भी एंड की तरफ है, यहाँ बहुत छोटा सा पार्ट है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ है, ये ट्रांसलोकेशन कुछ ऐसा हुआ है कि ये वाला जो बड़ा पार्ट है ये तो यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना, और ये दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये छोटे छोटे पार्ट यहाँ आकर आपके पास मिल गए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक क्रोमोसोम तो काफी लंबा बन गया, है ना, पहले इतना था अभी इतना लंबा बन गया है, लेकिन एक क्रोमोसोम इससे भी काफी छोटा बन गया है, क्योंकि दोनों के जो छोटे वाले पार्ट थे वो एक साथ आकर जुड़ गए हैं। क्योंकि दोनों के छोटे छोटे पार्ट आकर जुड़े, ये जो क्रोमोसोम बना है नया, ये काफी छोटा है लेंथ में, तो इसको एक्चुअली क्रोमोसोम भी नहीं, हम फ्रेगमेंट ही कह देते हैं। और ये इतना छोटा होता है कि यूजुअली लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, ठीक है, छोटा सा है, कहीं भी इधर उधर चिपक जाता है और फिर मिलता नहीं। क्योंकि ये लॉस्ट हो गया है तो इसको हम कहते हैं रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। तो रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन क्या है? ऐसी ट्रांसलोकेशन जिसकी वजह से एक हमें छोटी फ्रेगमेंट मिलती है और वो टाइम के साथ लॉस्ट हो जाती है, उसे रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है।
रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे आपकी नॉर्मल ट्रांसलोकेशंस होती हैं। बस किस्मत इनकी खराब थी कि दोनों की छोटी यूनिट्स एक साथ जुड़ गई और बड़ी यूनिट एक साथ जुड़ गई। जनरली क्या होता है, एक छोटी एक बड़ी जुड़ती है। जनरली क्या होता कि ये यहाँ आकर जुड़ जाता, ये यहाँ आकर जुड़ जाता, तो कोई कहानी थी ही नहीं। लेकिन दोनों के क्योंकि छोटे पार्ट जुड़ गए हैं और जो हमारा क्रोमोसोम बना है वो काफी छोटा है, तो वो यूजुअली जीनोम में लॉस्ट हो जाता है। इसको रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ ट्रांस इन्वर्जन्स, जैसा कि मैंने कहा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरह होते हैं, यानी कि वही सीक्वेंस लेकिन उल्टा कर दिया है ना। ए बी सी को सी बी ए कर दिया, उल्टा कर दिया है ना, तो वो इन्वर्जन हो गया है। सो इन्वर्जन कैन बी ऑफ टू टाइप, है ना। इट कैन बी पैरासेंट्रिक, इट कैन बी पेरीसेंट्रिक। नाउ व्हाट इज दिस पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक? सो पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, राइट, ये क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस, है ना। अब इस सीक्वेंस में हुआ क्या, यहाँ पर दो कट लगे हैं, इस सीक्वेंस कट गया है और यही सीक्वेंस यही किया है, इसने कोई क्रोमोसोम लोकेशन चेंज नहीं किया, कहीं लॉस्ट नहीं हुआ या कुछ ऐड भी नहीं हुआ, बस यहाँ से टूटकर ये उल्टा होकर जुड़ जाता है ना। तो जो ये पिंक पार्ट ऊपर था और ग्रीन पार्ट नीचे था, अब उल्टा हो गया, ग्रीन ऊपर आ गया, पिंक नीचे आ गया, यानी कि वही उसी पोजीशन पर उल्टा होकर लग गया है। तो इस इन्वर्जन में हम क्या देख रहे हैं, जो सेंट्रोमेर है, दिस इज सेंट्रोमेर, दिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। जिस इन्वर्जन में सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं होती है उसको हम पैरासेंट्रिक कहते हैं। वहीं आप दूसरे क्रोमोसोम में देखेंगे तो वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी सेंट्रोमेर है और सेंट्रोमेर के यहाँ से और यहाँ से कट लगता है और इसकी वजह से फिर ये इन्वर्ट होता है। तो जहाँ ऊपर ग्रीन था अब ऊपर पिंक आ गया है, लेकिन इसकी सेंट्रोमेर यहाँ प्रेजेंट थी, यानी कि सेंट्रोमेर के साथ घूम रहा था, है ना। यहाँ सेंट्रोमेर का कोई लेना देना नहीं है, ये सेंट्रोमेर के साथ घूम रहा था। तो जहाँ जिस इन्वर्जन में सेंट्रोमेर इन्वॉल्व होती है उसको पेरीसेंट्रिक कहते हैं। इन्वॉल्व होना, आई तो पेरी, आई, ठीक है। तो इसमें ना कई बार हमें पता होता है लेकिन हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरा कौन सा था और पेरी कौन सा था। तो पेरी, आई वाला जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है यानी कि वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन में कुछ नहीं होता, ना कोई डिलीशन है, ना कोई एडिशन है, ना कोई चेंज है क्रोमोसोमल साइट में, बस वही सीक्वेंस उल्टी होकर जुड़ जाती है। बट क्योंकि सीक्वेंस उल्टी होकर जुड़ गई है, क्रोमोसोम की सीक्वेंस तो चेंज हो गई है ना। जैसे कि हम मान लें कि यहाँ पर हमारी ए जीन है और यहाँ पर हमारी बी जीन थी, यहाँ पर सी जीन थी, है ना, और यहाँ पर हमारी डी जीन थी। अब उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ पर ए हो जाएगी, यहाँ पर सी हो जाएगी, यहाँ पर बी हो जाएगी और यहाँ पर डी हो जाएगी। तो ये सी बी और बी सी, ये जो है सीक्वेंस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन्स, राइट। एंड इन्वर्जन्स ऑफ टू टाइप, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद डिलीशंस। डिलीशंस यानी कि कुछ पार्ट जो क्रोमोसोम का है वो डिलीट हो जाता है सिंपली, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट कहीं टूट गया है एंड टूटकर खो गया, है ना। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पर आपको खाली स्पेस दिख रहा है, क्या है, डिलीशन है, यानी कि कुछ सीक्वेंस डिलीट हो गया, कुछ सीक्वेंस है जो हट गया है। तो डिलीशंस में हम क्या देखते हैं अक्सर कि जो क्रोमोसोम की लेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट हमेशा डिलीट हो जाता है। ऐसे जो डिलीशंस होते हैं जिनमें एक सिंपली जो आपका लास्ट फ्रेगमेंट है वो टूटकर गायब होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन, व्हाई, क्योंकि ये टर्मिनल एंड पर है, टर्मिनल एंड पर है, लास्ट एंड पर है, तो हम इसको टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। वहीं हम दूसरे क्रोमोसोम में देखें तो ये क्रोमोसोम का बीच का पार्ट है और ये डिलीट हो गया, और ये जो ये पार्ट है ये आपस में वापस से रीजॉइन हो गए। तो ये पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट छोटा हो गया है ना। अब बीच का पार्ट डिलीट हुआ है
एंड का पार्ट डिलीट नहीं हुआ, बीच का कोई पार्ट डिलीट हुआ है, तो इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो डिलीशन कैन बी ऑफ टू टाइप, टर्मिनल एंड इंटरस्टिशियल। डिलीशन का सिंपली मतलब क्या है? कुछ सीक्वेंस डिलीट हो गए हैं, कुछ सीक्वेंस रिमूव हो गए हैं, या कुछ सीक्वेंस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर जो है उनको छोड़ दिया है ना। कई बार होता है ना, हम भी ये काम करते हैं, टीचर को बेवकूफ़ बनाते हैं, स्पेशली जब हमें गर्मियों में हॉलीडे होमवर्क मिलता था स्कूल में, है ना। तो हम कई बार क्या करते थे, कुछ नंबर स्किप कर देते। मैम ने कहा था 10 पेजेस जो है हैंड राइटिंग के करने हैं, 5 के बाद 7 लिख दिया, मैम को क्या पता चलेगा, एक गायब हो गया है ना। तो आपने क्या किया है, उसमें डिलीशन किया है, राइट। तो ये डिलीशन होता है। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन भी एक्चुअली उसी प्रकार से होता है जैसे डिलीशन है। कुछ सीक्वेंस जैसे डिलीट हुई है, उसी तरीके से कुछ सीक्वेंस ऐड होती है, उसको हम एडिशन कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपके जो डिलीशंस हैं, है ना, दिस कैन बी होमोजाइगस और हेमीजाइगस। व्हाट इज दिस हेमीजाइगस डिलीशन और होमोजाइगस डिलीशन? अब देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैं एक खाली स्पेस छोड़ा था, ये आपका क्रोमोसोम है, राइट। आप जानते हैं कि इस क्रोमोसोम में क्या है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, जहां पर आपके 2 एलील्स रहती है ना। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है कैपिटल ए था, यहाँ पर स्मॉल ए था, है ना, या फिर यहाँ पर कैपिटल बी था, यहाँ पर कैपिटल बी था। एलील्स 2 होती हैं, ये अभी हम जानते हैं यहाँ तक आने तक, राइट। अब क्या हुआ है डिलीशन में, क्या हो गया, जो आपका ये यहाँ पर डीएनए है, डीएनए के एक स्ट्रैंड में डिलीशन होगा, या फिर कहिए कि एक एलील गायब हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक एलील है और एक गायब हो गई है, दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब एक ही एलील गायब हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस डिलीशन। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वन ऑफ द एलील। 2 एलील में से एक एलील गायब हुई है, दूसरी अभी वही है, तो इसको हेमीजाइगस डिलीशन कहते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्ट में डिलीट होता है ना, इफ इट लीड्स टू अ क्रोमोसोम वेयर सीधा बी आ जाता है, ए पूरा गायब हो गया यहाँ से, है ना, तो दोनों गायब हो गए हैं, तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। डिलीशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ बोथ द एलील्स, है ना, जब दोनों एलील का लॉस हो जाता है, यहाँ पर कोई ये नहीं है अब हमारे पास, तो हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस डिलीशन। हेमीजाइगस का मतलब क्या है, 2 एलील्स हैं हमारे पास, 2 सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, एक एलील जो है वो डिलीट हो गई है, बट एक एलील अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस डिलीशन। नाउ ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेट करना, है ना, जैसे कि जुड़वा मूवी में होता है, डुप्लीकेट्स होते हैं, है ना। तो डुप्लीकेट का मतलब है उसी सीक्वेंस को फिर से रिपीट कर देना गलती से। कई बार होता है ना, हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम एक ही वर्ड को 2 बार लिख देते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ विच वॉज, और फिर दोबारा से लिख देती हूँ विच वॉज द, फिर आगे पूरा सेंटेंस लिख दिया, है ना। तो विच वॉज मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और पर था, तो मैंने उस वर्ड का क्या किया है, डुप्लीकेशन कर दिया है। इसी तरीके से कभी कभी रेप्लिकेशन के टाइम पर हमारे एंजाइम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक सीक्वेंस को दोबारा से रीड कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। तो डुप्लीकेशन में देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है, द पिंक एंड द ग्रीन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस यहाँ पर फिर से रिपीट हो गई है। तो यहाँ पर ये जो एक सीक्वेंस थी, है ना, यहाँ पर एक सीक्वेंस थी, यहाँ पर ये 2 हो गई है। आपके एंजाइम ने इसको रीड किया और रेप्लिकेट किया, दोबारा से रीड किया और दोबारा से रेप्लिकेट किया और फिर आगे चल दिया। तो ये क्या है, डुप्लीकेशन है। क्या हमने कहीं से कुछ ऐड किया है, डिलीट किया है, क्या हमने किसी और से कुछ लिया है, ये किसी और क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन भी नहीं कह सकते। ये हमारे ही क्रोमोसोम का पार्ट है जो 2 बार रिपीट हो गया है गलती से, तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन में उसी क्रोमोसोम का पार्ट होता है जो दोबारा से रिपीट होता है, इसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन कैन बी 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जरूरी नहीं है कि 2 ही बार हो, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, उसको भी डुप्लीकेशन ही कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ए और यहाँ पर बी था, तो यहाँ पर आपके पास ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, फिर से रिपीट हो रहा है ना।
लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। आपके पास ऐसा क्रोमोसोम आ सकता है जिसमें ऊपर बी आ जाएगा और नीचे ए आ जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट भी हुआ और डुप्लीकेट होकर उल्टा भी जुड़ गया, है ना। डुप्लीकेट भी हुआ, एक बार फिर से, एक मिनट, इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से, इसको भी डुप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो सेम है ना, और ये सीक्वेंस क्या है, उल्टा है, तो इसको भी डुप्लीकेशन ही कहा जाता है। डुप्लीकेशन कैन बी रिवर्स ऑल्सो, डुप्लीकेशन सेम ऑर्डर में भी हो सकता है। जनरली डुप्लीकेशन जो है सेम ऑर्डर में ही होता है, ठीक है। जनरली डुप्लीकेशन सेम ऑर्डर में ही होता है, राइट। देन नॉन डिसजंक्शन, एक्चुअली नॉन डिसजंक्शन को हम न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल abnormality, especially the aneuploidy, is due to non-disjunction of the chromosomes only. So what is this non-disjunction? हम जानते हैं कि ये हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो मेटाफेज पर अरेंज होते हैं जब मियोसिस होता है ना। जब एनाफेज आएगा तो क्या होता है, ये दो क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक दूसरे पोल पर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ब्लू यहाँ चला गया, एक यहाँ आ गया, एक ग्रीन यहाँ आ गया, एक ग्रीन यहाँ आ गया, बट रेड में नॉन डिसजंक्शन हो गया। रेड का जो सेंट्रोमेर है वो टूटा ही नहीं, वो दो हाफ्स में बटा ही नहीं। तो रेड के चारों के चारों दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक ही जगह जा रहे हैं, यहाँ पर खाली स्पेस है, यानी कि जो सेंट्रोमेर टूटना था और एक क्रोमेटिड को इधर जाना था और एक क्रोमेटिड को इधर जाना था, वो नहीं हुआ। अब दोनों क्रोमेटिड एक ही जगह पर जा रहे हैं और एक जगह खाली है। तो अब होगा क्या, जब इनसे सेल्स बनेंगे, इससे जो सेल बनेगा इस हाफ से, है ना, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा और इस हाफ से जो एक सेल बनेगा उसमें कम होगा। सो दैट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। एन्यूप्लॉइडी जनरली नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही होती है। So it actually provides you the न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी, लेकिन इसको कभी कभी स्ट्रक्चरल में भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बार आपको बता दिया है, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द क्रोमोसोम्स। These lectures are very very important। अभी तक हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स कर चुके हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। These are your other batches with me। आपके ICAR प्लांट साइंसेस का रिकॉर्डेड बैच भी है, झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच भी है, RRB SO का बैच भी है, IBPS AFO का बैच भी है। बहुत सारे बैचेस जो हैं आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मिलेंगे। तो अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन, boost your conceptual knowledge before you are heading to practice any MCQs। मैं हमेशा कहती हूँ सक्सेस का कभी कोई शॉर्ट मंत्र नहीं होता। You have to go step by step। If someone asks me what is the best book for MCQs, don't jump on MCQs right there, okay। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझने हैं। उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब टीचर को फॉलो कीजिए, लेक्चर को फॉलो कीजिए, अपने कॉलेज टीचर से समझिए या ट्यूशन टीचर से समझिए, लेकिन पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, फिर उस कंसेप्ट्स को किताबों से पढ़िए। जब किताब से पढ़ ले फिर उससे रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस कीजिए और फास्ट रिवीजन के लिए वन लाइनर जैसी किताबें उठाइए। अगर इनमें से एक भी चीज़ आप स्किप करते हैं, यू विल बी नॉट हेडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। आपने अपनी सक्सेस में, अपनी मेहनत में कुछ कमी छोड़ दी है, तो इस कमी को आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर सारे जो आपके मेंटर्स हैं आपको एग्रीकल्चर के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी कंसेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ यू कैन प्रैक्टिस योर MCQs विद योर टेस्ट सीरीज। चलिए तो चलते हैं। अगर आप यूँ कहें कि मैम मुझे एक ऐसा पैक चाहिए जहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर सकूँ, जो पूरे साल एग्रीकल्चर के आते रहते हैं, मुझे सभी एग्जाम्स देने होते हैं, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। यहाँ पर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में जितने भी यहाँ पर पैक्स आप देख रहे हैं, ये सभी एक जगह मिलेंगे एंड दैट इज एग्रीकल्चर महापैक। इस महापैक की जनरली फीस होती है 7,359 फॉर 1 ईयर, एक साल की वैलिडिटी के साथ।
तो 1 साल इसमें आप ये सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। इन कोर्सेज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी यहाँ पर आप परचेज इसमें मतलब इंक्लूडेड होता है, यू डोंट हैव टू परचेज अलग से। तो ये पूरा एक पैकेज है जहाँ आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं साल भर। एंड इफ सम स्पेशल ऑफर इज देयर, कभी ईद है या रक्षाबंधन है या 15 अगस्त है, इस तरीके के जब त्यौहार आते हैं तो सेम जो आपका एग्रीकल्चर महापैक है इस पर अक्सर डबल वैलिडिटी और 80% ऑफ आपको मिलता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। जितने भी आपके बैचेस हैं इनमें एनरोल करने के लिए आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्टिवेट दिस डिस्काउंट, और दैट इज Y448A। Y448A को जब भी आप यूज़ करेंगे, वट एवर द डिस्काउंट दैट टाइम अवेलेबल, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। जनरली 77% होता है, एज पर जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है इट मूव्स टू 80%, है ना। और दोनों ही कंडीशन में आपका तो फायदा ही है। सो यू कैन यूज द कोड Y448A टू एनरोल इन द बैचेस। तो इस क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में डीएनए के स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल पैकेजिंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।